जय श्री राम बच्चों। मैं अगला जो वीडियो समझा रहा हूँ आपको, वो अभी मैं आपको 10th क्लास की किताब के जो वीडियो हैं वही डाल रहा हूँ अधिकतर, और जो गाइडों में संबंधित प्रश्न हैं वो भी अगर रहेंगे तार्किक वाले, रीजनिंग वाले, या फिर मैथ के ऐसे टॉपिक जो 10वीं क्लास की किताब में नहीं है, अब NCERT वाली में पुरानी किताब में हुआ करता था, साझा, प्रतिशतता, एक एक नियम, चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी समझाएंगे, वो भी डालूंगा मैं उनके वीडियो भी। अभी मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाल रहा हूँ जो NCERT किताब में अभी मौजूद है, और वो है व्रत से संबंधित। किससे संबंधित है बेटा? व्रत से संबंधित। व्रत एक बहुत बड़ी इकाई होती है, बहुत बड़ा द्विमीय आकृति होती है, द्विमीय आकृति होती है व्रत। कैसे होती है बेटा द्विमीय आकृति? जिन आकृतियों में ऊंचाई भी हो वो तो त्रिविमीय आकृतियाँ होती है, और जिनमें ऊंचाई नहीं होती है वे द्विविमीय आकृतियाँ होती है। द्विविमीय, द्विविमीय कौन कौन सी होती है बेटा द्विविमीय आकृतियाँ? मैं लिख देता हूँ। देखो, वर्ग होता है, जैसे वर्ग में लंबाई चौड़ाई समान होती है, 4 भुजा होती है, कोई ऊंचाई नहीं होती है। आयत होता है, आयत द्विविमीय होता है, और वृत्त होता है, द्विविमीय होता है, और चतुर्भुज होता है, या क्या बोलते हैं त्रिभुज होता है। ये सब द्विविमीय आकृतियाँ हैं। इनमें 2 ही दिशा निश्चित होती है, तो इनमें क्या होता है ऊंचाई नहीं होती, इसलिए द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती है। द्वि मीन्स 2, जिसमें 2 ही दिशा निर्देशित की गई हो वो द्विविमीय। बहुभुज कोई सा भी हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज, सप्तभुज, कोई सा भी हो, वो सब क्या होती है द्विविमीय आकृतियाँ होती है। तो आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं व्रत पढ़ा रहा हूँ। व्रत भी द्विविमीय आकृति है। व्रत में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, व्रत के अंदर क्या होता है बेटा परिधि होती है। जैसे ये मैंने एक व्रत बनाया आपको, ये लीजिए, ये व्रत है, इसको व्रत कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं सब लोग, इसको क्या कहा जाता है? व्रत कहा जाता है। अब ये जो बॉर्डर बनाया है मैंने, चारों तरफ बाउंड्री बनाई है एक तरह से, इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है बेटा? बहुत गुड तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल छोटे स्तर से। ये जो बॉर्डर है चारों तरफ, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है? परिधि। जो चारों तरफ घेर रखा है उसको क्या कहा जाता है? परिधि। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो साथ के साथ आपको लिख देता हूँ। व्रत की जो परिधि है अगर उसको ज्ञात करना है तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, 2 पाई आर। या पाई क्या होती है? पाई का मान 2 तरह से प्रयोग करते हैं सवाल में, या तो 22/7 नहीं दे रखा हो तो, और अगर दे रखा होगा या तो 22/7, या दूसरा मान होता है 3.14। इस तरह से 2 ही मान होते हैं पाई के। तो पाई के मान तो हर सवाल में यही रखने होते हैं, या तो 22/7 दे रखा हो तो 3.14। ठीक है, और आर क्या होती है बेटा? आर होती है इसमें त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। व्रत में त्रिज्या क्या होती है? परिधि, तो आपको मैंने बता दिया। चारों तरफ की बॉर्डर होती है वो परिधि होती है, और परिधि को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है, जिसमें पाई का मान 22/7 या 3.14 होती है। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या कहाँ होती है? जो व्रत का ये सेंटर बिंदु है जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यह कहलाता है केंद्र। क्या कहलाता है बेटा? ये केंद्र कहलाता है। केंद्र को अगर हम परिधि के किसी भी हिस्से से मिला देते हैं, कहीं भी परिधि से, जैसे इधर मिला दो, चाहे इधर मिला दी, चाहे इधर मिला, कहीं मिला दिए, ये सब क्या बनती है? इसकी त्रिज्या। जैसे ही केंद्र को परिधि से मिलाया जाता है क्या बन जाती है? त्रिज्या बन जाती है। तो इसकी लंबाई आपको देता है वहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। और परिधि का मान पूछे तो सीधा सूत्र है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7। पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह जो मान दे रखा है हमको त्रिज्या का 7 गुणा में लिखना है बस, और हल हो जाता है प्रश्न। जैसे मान लो मैं हल ही कर देता हूँ इसको, आर का मान इसमें 7 सेंटीमीटर या 14 या 3.5 दे रखा है, 7 मान लिया मैंने आर का मान, तो फिर इसकी परिधि की लंबाई क्या होगी, कैसे ज्ञात करना है? ये सूत्र हो गया आपका परिधि का। ये 2 बीच में कौन सा निशान आएगा? गुणाकार। पाई का मान मैंने कहा था क्या रखना है? 22/7। अगर प्रश्न में कह रहा हो कि नहीं 3.14 रखिए तो फिर 3.14 रखना है, ये नहीं रखना है। और नहीं दे रखा कुछ भी तो 22/7 ही रखना है। इंटू आर का मान क्या रख देना है? 7। हल करने का तरीका है 7 से 7 कट गया ऊपर नीचे, 22 किससे गुणा होगा? 2 से, तो 2 गुणा 22 बचकर 2 गुणा 22 करने पर क्या आता है? 44 सेंटीमीटर।
ये परिधि आ गई आपके। इस वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 है तो ठीक है, 14 है तो हम यहाँ 14 रख देंगे, 21 दे रखी है तो 21 रख देंगे, 3.5 दे रखा है 3.5 रख देंगे, जो भी देगा हमको इस तरह से रख देना है, परिधि ज्ञात हो जाती है। तो वृत्त हो गया, परिधि हो गई, केंद्र हो गया इसका ये, और ये क्या हो गई बेटा? इसकी त्रिज्या। और क्या क्या होते हैं वृत्त में? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी। ये तो हो गया आपका वृत्त, ठीक है, ये अभी बताया मैंने आपको हो गया केंद्र, ठीक है, और ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या। ये तो त्रिज्या है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, वो आप इधर भी खींच सकते हैं, चाहे इधर खींच सकते हैं, त्रिज्या ही होगी। लेकिन अगर मान लो ऐसे कोई रेखा खींच दी जो केंद्र से होकर जा ही नहीं रही है, तो फिर ये रेखा क्या कहलाती है बेटा? ये रेखा कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है बेटा? जीवा। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में 8वीं प्रश्नावली का डाल रखा है 10वीं बोर्ड का, उसमें मैंने आपको साइन का मान बताया था कि साइन की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट ने उसको क्या कहा था? साइन नहीं कहा था आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने कहा था उसको ज्या। क्या कहा था? ज्या। और ज्या किसको बोला जाता है? ज्या बोला जाता है जीवा को। किसको बोला जाता है? जीवा को। समझ गए ना। तो ये जीवा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। केंद्र से होकर जाने वाली जो होगी वो तो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। ये ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है, ये सब जीवाएं हैं। लेकिन एक ऐसी जीवा जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा अगर खींचे तो कैसे खींचेगी बेटा? वो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो फिर ये क्या बन जाएगी? जैसे ही केंद्र से होकर जाएगी ये जीवा क्या बन जाएगी? वृत्त का व्यास। क्या बन जाएगी बेटा? ये व्यास बन जाएगी वृत्त का। क्या बन जाएगी? व्यास। जीवा तो होती है जो दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करे, जैसे ये भी जीवा है, व्यास भी जीवा होता है क्योंकि ये भी दो बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रहा है, लेकिन ये केंद्र से होकर जा रहा है तो फिर ये क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है बेटा? आधी होती है, व्यास की आधी। जैसे आपको किसी सवाल में आपको दे रखा व्यास, कह रहा है भाई वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, समझ गए, और फिर पूछे कि परिधि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिधि ज्ञात करो। तो व्यास का मान तो रख नहीं सकते क्योंकि परिधि के सूत्र में तो किसका मान रखना होता है? त्रिज्या का। तो हमको तो आर चाहिए, जबकि यहाँ त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है। तो जो त्रिज्या का मान होता है बेटा वो हमेशा व्यास का क्या होता है? आधा होता है, व्यास का आधा होता है। व्यास की जगह 14 रख दिया मैंने, बटा में 2 ऐसे कैसे उतार दिया, 2 का भाग दिया 14 में कितने बार गए? 7 बार। तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ऐसे हम व्यास से त्रिज्या बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब समझा दिया मैंने आपको। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। चलो जीवा हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई, केंद्र हो गया। और क्या होता है वृत्त में? और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। जैसे आपका ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में देखिए परिधि आपको बताई थी, चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है? परिधि होता है। और इसके अंदर जो क्षेत्रफल पूरा घेर लिया है इसने, ये पूरा जो अंदर वाला भाग होता है ये भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब परिधि के द्वारा घेरा गया अंदर वाला भाग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परिधि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब चारों तरफ बॉर्डर जो बनी हुई है उसकी पूरी लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। तो परिधि पूछे, बॉर्डर पूछे तो ये सूत्र है आपके पास, परिधि बराबर 2πr। क्षेत्रफल पूछे तो अंदर वाला भाग पूछ रहा है, कितना क्षेत्रफल घेर रखा है इस बॉर्डर ने। तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है? लिख देते हैं आपको हम। देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? सूत्र सीधा होता है बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई तो आपको पहले बता ही चुके हैं हम। पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7 या 3.14, जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 22/3.14, दो ही मान होते हैं। पाई अपरिमेय संख्या होती है, ये भी याद रखना। पाई क्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होती है पाई, ध्यान रखना। तो पाई का मान 22/7 है, 3.14 रखना है। और आर क्या होती है? त्रिज्या, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको त्रिज्या का मान देगा कि भाई उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 7 है, 14 है, 3.5 है, कुछ भी त्रिज्या देगा, त्रिज्या का मान यहाँ पे रखिए। 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, परिधि पे स्क्वायर नहीं है, ये याद रखना। 2πr होता है और यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया और अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोला जाता है। और क्या होता है वृत्त में? देखिए जैसे ये वृत्त होता है आपका और मैंने एक रेखा इस तरह से खींच दी। अब बताइए ये क्या है?
काट तो दो बिंदुओं पर रही है वर्त को। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, जीवा, जीवा भी दो बिंदुओं पर छेदित करती थी, लेकिन जीवा प्रच्छेद करके आर पार नहीं होती है वर्त में। और जो एक रेखा ऐसी होती है जो जीवा की तरह होती है, लेकिन वो आर पार वर्त को प्रच्छेदित कर जाती है दो बिंदुओं पर। तो ये रेखा क्या कहलाती है बेटा, महत्वपूर्ण है, ये रेखा कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, छेदक रेखा कहलाती है, याद रखना। ये कैसे भी हो सकती है, इस तरह से भी कह सकते हो आप, ऐसे कह सकते हो। छेदक रेखा हो गई जो वर्त को काट जा रही है। अब प्रश्न पूछे कि एक वर्त पर कितनी छेदक रेखा हो सकती है, भाई असंख्य हो सकती है। अनंत लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, अनंत, कई छेदक रेखा हो सकती है। ठीक है, जैसे आपसे इसमें जीवा वाले में प्रश्न पूछ ले कि एक वर्त में समान लंबाई की कितनी जीवाएं हो सकती, समान लंबाई की, जैसे ये छोटी है और जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। पूछे वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाता है, और ये छोटी अर्जीवा इससे छोटी होगी व्यास से। ठीक है, अब ये जो जीवा है इस लंबाई की कितनी जीवा हो सकती है, तो ये भी बेटा अनंत होता है। अगर समान लंबाई की जीवा पूछे आपसे, क्या पूछे, समान लंबाई की जीवा कितनी होती है वर्त में, तो इसका आंसर भी क्या होता है बेटा, अनंत होती है। समान लंबाई की जो जीवा होती है वर्त में वो भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, और त्रिज्याएं भी अनंत होती है वर्त के अंदर। चलो ठीक है, ये छेदक रेखा हो गई, जीवा हो गई, क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गई, त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया, व्यास हो गया। और क्या होता है वर्त के अंदर, देखिए जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अब आ रहा है आपका, ये वर्त हो गया। और वर्त पे एक रेखा मैंने इस तरह से खींच दी जो वर्त को छू करके निकल रही है, ना तो वर्त के अंदर आ रही है ना वर्त से दूर है, गैप भी नहीं है बीच में। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, ये रेखा कहलाती है बेटा स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। ध्यान रखना, जो वर्त की परिधि को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके निकले, छू करके निकले, समझ गए, या प्रच्छेदित करके निकले, तो वो रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऐसे भी हो सकती है, ये वर्त एक रेखा मैंने इस तरह से खींच दी, वर्त को छू करके निकल रही है, एक बिंदु पर छू करके निकलनी चाहिए, बस गैप नहीं होना चाहिए बीच में, ना गैप होना चाहिए ना अंदर होनी चाहिए रेखा। तो फिर वो क्या कहलाएगी, ये भी वर्त क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, अब आपसे इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा, महत्वपूर्ण बात है, वो क्या पूछेगा, इससे संबंधित स्पर्श रेखा संबंधित जो प्रश्न बनता है वो दो तरह से बनता है और दोनों में घूम जाता है आदमी, क्योंकि दोनों एक जैसे प्रश्न है, आंसर अलग अलग है दोनों के। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ यहाँ पर, पहला प्रश्न बना कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक क्वेश्चन तो ये बनाया मैंने कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पूरे वृत्त की बात कर रहा है। पूरे वृत्त का मतलब पूरी परिधि पर, पूरी परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई, कई सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो वर्त को छू करके निकले, समझ गए। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, इस कंडीशन में जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा अनंत, समझ गए। अब इसी प्रश्न को कैसे पूछता है और थोड़ा सा घुमा के देखना, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पूछा था एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, और यहाँ एक वृत्त के एक बिंदु पर, यह महत्वपूर्ण है। देखिए वृत्त के केवल एक बिंदु पर, क्योंकि जो परिधि होती है बेटा वृत्त की वो असंख्य बिंदु, अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। ये इस तरह से अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं से मिलकर के क्या बनती है, परिधि बनती है। ठीक है, अब ये केवल एक बिंदु की बात कर रहा है, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है भाई, एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एक। अगर पूरे वर्त के लिए पूछे, ऐसे पूछे एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा, या एक वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा, परिधि पूरी हो गई,
तो आंसर क्या होगा, अनंत। और ये पूछे कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची, एक बिंदु अगर लग जाए तो फिर आंसर क्या होगा, एक होगा बेटा। ठीक है, ये स्पर्शरेखा हो गई है। तो आपको मैंने बताया शुरू से, देखो त्रिज्या बताई, केंद्र बताया, परिधि बताई, ज्ञात करने का सूत्र लिखा है, कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया। उसके अलावा जीवा बताई, जीवा कैसे होती है, सबसे बड़ी जो होती है व्यास होता है, तो व्यास सिखाया आपको मैंने। क्षेत्रफल कहाँ होता है, वृत्त के अंदर वाला भाग होता है, उसका सूत्र लिखवाया मैंने आपको। क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या का मान दे रखा हो तो इस सूत्र से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, व्यास से त्रिज्या बनाना सिखाया आपको मैंने, व्यास से किस तरह से त्रिज्या बनाते हैं। और वृत्त के बाहर एक बिंदु पर स्पर्श करके निकले तो वो रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और दोनों स्पर्श रेखा से संबंधित दोनों प्रश्न समझाया आपको मैंने। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है स्पर्श रेखा से संबंधित, ध्यान से देखो। जैसे ये वृत्त है आपका, अब आपसे प्रश्न पूछेगा भाई एक वृत्त है, बाहर दूर कहीं एक बिंदु है, वृत्त किधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है। तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट हो और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा हो, छू करके जाए इस वृत्त को, एक और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरह से, दो। तो अगर बाहर स्थित बिंदु, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए ये पूछे, तो कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, हमेशा दो खींची जा सकती, दो से ज्यादा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि दो से ज्यादा खींचेंगे तो वृत्त के अंदर चली जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी बिल्कुल। समझ गए। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरह टाइप का। क्या, कैसे पूछेगा, बाह्य बिंदु से या बाहर स्थित बिंदु से, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर क्या आएगा बताओ बेटा, केवल और केवल दो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, जो वृत्त के बाहर स्थित हो, चाहे इधर होगा तो इधर से भी हम सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा इस तरह से डाल सकते हैं इस वृत्त पर, छू करके जो निकले इसको, कहीं से भी हो केवल दो ही स्पर्श रेखा डाल पाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज एक और होती है इसमें महत्वपूर्ण बात, ये जो बाह्य बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखा होती है, इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है, ये भी निश्चित होता है। और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। समझ गए। जो दो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा डालेंगे उनकी दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगी, समान होगी, और केवल दो ही स्पर्श रेखा डाल सकते हैं बेटा। ये तो स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न बन गए सारे आपके। एक प्रश्न और घटा है स्पर्श रेखा से संबंधित, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लो एक स्पर्श रेखा मैंने स्पीड इधर डाल दी, एक स्पर्श रेखा इधर डाल दी, तो ये के दोनों है तो स्पर्श रेखा है, लेकिन है कैसी, क्या संबंध है इन दोनों के मध्य, व्यास के सिरों पर है दोनों, ये व्यास होगा, ये केंद्र हो गया, और केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होता है। तो ये एक सिरा ये हो गया व्यास का, दूसरा सिरा, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है। ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न बना के पूछा जा सकता है इसमें कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं समांतर, संपाती, प्रच्छेदित, छेदक, कुछ ऐसा लिख देगा, समांतर आंसर लिखना है। व्यास के सिरों पर हमेशा स्पर्श रेखा जो डालेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या पूछेगा इसमें, वो जैसे एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन होगा एक तरह से आपका। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, केवल और केवल दो ही समांतर खींची जा सकती है। चाहे इनको आप ऐसे खींच लो तो भी दो होगी, इस तरह से खींचोगे आप तो भी दो ही होंगी, समझ गए ना, अंदर नहीं जानी चाहिए, दो स्पर्श रेखा ही होंगी, दो से ज़्यादा नहीं खींच सकते, समांतर तो दो ही होंगी। वैसे तो स्पर्श रेखा हम बहुत सारी खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कई सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन समांतर का जोड़ा होगा केवल वो दो ही रेखाओं का होगा इसमें। ये हो गया बेटा आपका वृत्त से संबंधित जो प्रश्न थे वो सारे हो गए लगभग, कुछ छोड़े नहीं है मैंने।
देखो प्रश्न में लिखा हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है बेटा, एक और देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है वृत्त का। ये वृत्त हो गया और ये हो गई इस पर स्पर्श रेखा। तो जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है ना वृत्त को, ऐसा बिंदु जो वृत्त का भी हो, परिधि का भी और स्पर्श रेखा का भी हो, तो वो बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। ऐसा बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु जो वृत्त का भी हो और परिधि का भी हो। वृत्त और परिधि का क्या बोलते हैं? परिधि और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। परिभाषा लिख देता हूँ, देखो इधर स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वृत्त लिख सकते हो या परिधि लिख सकते हो। परिधि व स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। परिधि व स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये स्पर्श बिंदु हो गया बेटा, यहाँ पे होता है स्पर्श बिंदु। ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है बेटा? ये केंद्र होता है वृत्त का, समझ गए? अब मैंने कहा था केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो एक चीज ये भी याद रखो कि स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है और उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या होती है, वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है? हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। परिधि और क्या बोलते हैं? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है स्पर्श बिंदु पर, वो कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री हमेशा समकोण होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका वृत्त से संबंधित सारे टॉपिक। लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं वृत्त से संबंधित बेटा। जय श्री राम। अब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार देखिए। सारे कंपटीशनों में वृत्त से संबंधित प्रश्न आते हैं। जितने भी कंपटीशन होते हैं सब सरल टॉपिक होता है इसलिए। ठीक है बेटा, जय श्री राम।